गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सभी लोग? प्रणव भाई, सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ। सिलेबस आपका जो है लास्ट वीक ऑफ जन या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ख़त्म होगा। कई बार बता चुका हूँ, है ना। सिलेबस आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ख़त्म हो जाएगा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? रवि भाई कह रहे हैं हेलो, माय नेम इज तंजील। ओके तंजील भाई, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन पे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। नहीं अर्पित भाई, हाँ, ऐसा नहीं है कि बोर्ड जेई मेन जेई एडवांस जो है अलग अलग सिलेबस है। आप ये बात तो आप सही कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो अलग है ही। ये तो अपने देश की विडंबना है। आप लोग का स्ट्रेस कम करने के लिए ये कह रहे हैं और सिलेबस का हेर फेर कर रहे हैं, और कि हम बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम करेंगे, और कुछ ऐसा कर दे रहे हैं कि जो बच्चे एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं उनका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है। क्योंकि वो आप जो बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, बिल्कुल सब एक होना चाहिए तब तो स्ट्रेस कम होगा। तो ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना है। हालांकि सिलेबस में जो है बहुत थोड़ा थोड़ा हेर फेर है, लेकिन है नो डाउट, आप सही कह रहे हैं। बोर्ड का सिलेबस अलग, जेई मेंस का अलग, एडवांस का अलग। तो इसमें तो दिक्कत, स्ट्रेस कम होने के बजाय स्ट्रेस बढ़ जाएगी बच्चों की। ठीक है, चलिए। तो आप एडवांस के सारे सिलेबस को पढ़िए और जो एक्स्ट्रा है वो पढ़ लीजिए। खत्म, एडवांस पढ़ लेंगे सब कुछ हो जाएगा, है ना। जब आप फिफ्थ फ्लोर तक जाने की कैपेसिटी रखते हैं तो आपकी लिफ्ट जो है सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे भी रुक सकती है। और अगर आपकी लिफ्ट की कैपेसिटी ही सेकंड फ्लोर तक है तो वो कभी भी फिफ्थ फ्लोर पे नहीं जाएगी, है ना। तो अगर आप एक्चुअल एस्पिरेंट हैं तो आप फिफ्थ फ्लोर तक की बात करिए, और अपने आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर कवर कर लेंगे। फ्लूइड इसके बाद शुरू होगा भाई, फ्लूइड इसके बाद शुरू होगा जस्ट। ठीक है, फ्लूइड रोटेशनल के बाद ही शुरू होगा। रोटेशनल डायनेमिक्स मैंने कहा था बहुत ही ह्यूज चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, इट विल टेक टाइम। तो अगर आप ट्वेल्थ के हैं तो आपको मिल पता लगा के आ जाइएगा जब फ्लूइड शुरू होगा। तो चलिए, तो बच्चों कल हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था कि कैसे हमारी बॉडी जो है अगर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो हाउ वी कैन ब्रेक द मोशन। और ब्रेकिंग के लिए सबसे सिंपल तरीका बताया था कि आप दो फ्रेम में जाके मोशन को ब्रेक कर सकते हो। जब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाओगे तो बॉडी का प्योर रोटेशनल मोशन दिखाई देगा। तो रोटेशन की जितने कॉन्सेप्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो वो सीधे सीधे ट्रांसलेट कर रहा होगा। यही था बच्चों। तो आप ये दोनों ब्रेकिंग से सब कुछ कर सकते हो। तो कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको आपने रिवाइज किया होगा क्योंकि उसका हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट आज एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मोशन ऑफ हिंज रॉड। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मोशन ऑफ हिंज रॉड, किसी हिंज रॉड का मोशन। ठीक है, किसी हिंज रॉड का मोशन कैसा होता है, क्या क्या पूछा जा सकता है, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो मोशन ऑफ हिंज रॉड, मोशन ऑफ हिंज रॉड का मतलब ये है बच्चों, जैसे एक केस लेते हैं पहला कि एक रॉड है और ये रॉड हॉरिजेंटली है और किसी के अबाउट हिंज्ड है। मान लो ये है, ये इसके अबाउट हिंज्ड है। ये रॉड जो है हिंज्ड है, और वो हिंज मतलब वो एक्सिस जिसके अबाउट आपने इसको क्लैंप किया है वो यहां से पास हो रही है।
वो यहां से पास हो रही है, ये हिंज्ड है, ठीक है। इसके अबाउट ये रॉड अपना क्या है, हिंज्ड है, और आपने जस्ट इसको अभी रिलीज किया है। यूनिफॉर्म रॉड है, मास एम है और लेंथ एल है, मास एम है, लेंथ एल है, और आपने इस रॉड को अभी यहां से रिलीज किया गया है। इसको आपने यहां से क्या किया, रिलीज किया है। मैं यहां लिख देता हूं, बेटर है। पहला केस लेके चल रहे हैं। रॉड रिलीज फ्रॉम हॉरिजेंटल पोजीशन, रॉड रिलीज फ्रॉम हॉरिजेंटल पोजीशन, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ढेर सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रॉड रिलीज फ्रॉम हॉरिजेंटल पोजीशन, हमें क्या क्या बताना है, हिंज रिएक्शन, हिंज रिएक्शन, हिंज रिएक्शन जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज। तो इस बात को, लैंग्वेज को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज, जैसे ही आपने इसको यहां से रिलीज किया, अभी आप यहां पकड़े हो, ये अपना हिंज्ड है ना, ये अपना हिंज्ड है, जैसे दरवाजा हिंज्ड होता है और आप इसको घुमाते हो, ठीक है। तो अगर ये हॉरिजेंटल आप इसको यहां से छोड़ रहे हो, तो जैसे ही आप इसे छोड़ रहे हो, जैसे ही आप इसे छोड़ रहे हो, उसी टाइम पे, जैसे ही आप इसे छोड़ रहे हो, उसी टाइम पे आपको बताना है कि ये रॉड जो है क्या हो रहा है। जैसे ही रॉड ऐसे रखा हुआ है, ये इसके अबाउट हिंज है, इसके अबाउट ये फ्री टू रोटेट होगा, ठीक। तो आपने जैसे इसको छोड़ा, उसी समय आपको बताना है कि हिंज रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए, हिंज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, दिस इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल रिएक्शन। तो एक बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट ये है, नोट करके जानिए। हिंज रिएक्शन कभी भी ढूंढना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सटर्नल फोर्स ढूंढिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, उसके वजह से, ये देखो, ध्यान से देखो, इधर ये ऐसे है, आपने इसको ऐसे क्लैम्प कर रखा है, इसके अबाउट ये ऐसे घूम सकता है। तो बच्चों ये बताओ कि जैसे ही आप छोड़ोगे, इसकी एबीडी बनाओ जरा, तो आपको इस पे क्या नजर आता है। एक सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटेशनल, आप इसको छोड़ दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नजर आता है। अब इस mg की वजह से बच्चों क्या होगा, ये जो है, ये क्या होगा, ये mg है, mg की वजह से ये नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जा नहीं पाएगा क्योंकि इसके अबाउट ये क्या है, देखो, इसके अबाउट ये क्लैम्प्ड है। तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, mg नहीं होता तो यहाँ पे कोई हिंज रिएक्शन नहीं होता। तो इसके वजह से एक mg लगेगा, mg की वजह से ये नीचे जाना चाह रहा होगा, पूरा ऐसे ट्रांसलेट करना चाह रहा होगा, तो इस पे ये एक्शन लगाएगा। इस एक्शन की वजह से इस पे एक रिएक्शन होगा। तो यहां पर जो हिंज रिएक्शन होगा वो जस्ट एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगा। तो हिंज रिएक्शन आप यहां पे n होगा, जो कि अब आप मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि क्या x डायरेक्शन में कोई हिंज रिएक्शन होगा क्या बच्चों, x डायरेक्शन में कोई हिंज रिएक्शन होगा, कमेंट करके बताएंगे प्लीज। कमेंट करके बताइए, क्या हिंज रिएक्शन x डायरेक्शन में भी आएगा क्या। नहीं आएगा, बिल्कुल। अर्पित भाई कह रहे हैं आएगा, क्यों आएगा भाई अर्पित, अर्पित भाई क्यों आएगा। अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, अगर इसमें ऐसा कुछ हो रहा होता कि ऐसे खिंचा हुआ महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे क्लैंप है, तो इस पे एक हिंज रिएक्शन आता। तो एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं है तो कोई एक्शन नहीं होगा, उस एक्शन का फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे सोचोगे। तो यहाँ पे nx 0 है, बिकॉज नो हॉरिजेंटल फोर्स, आप इसको छोड़ोगे तो ऐसे स्विंग करने की टेंडेंसी में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे बताओ कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो आप हिंज रिएक्शन वो कहते हैं n इक्वल टू mg। ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग अभी करते आए हो कि सर इसमें लिख दें कि n इक्वल टू mg, n इक्वल टू mg। क्या ये ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, जैसे ही आपने छोड़ दिया तो n इक्वल टू mg, ये सही है क्या, इज दिस इज करेक्ट।
ये सही है क्या? आप लोगों को फील हो रहा है ये सही नहीं है? कुछ लोग कहेंगे सर नहीं है, तभी तो पूछ रहे हो आप। n इक्वल टू एम जी यहां नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए बच्चों क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन है, इस सेंटर ऑफ मास के पास आप देखोगे तो एसीओएम आएगा। आप बोलोगे सर एसीओएम भी आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? देखो क्यों आएगा, कौन देगा इसको एसीओएम? देखो यहां पर एक एसीओएम आएगा, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा, यहां पर एसीओएम भी होगा, यहां पर एसीओएम भी होगा बच्चों। सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन होगा। आप बोल सकते हो सर कैसे ये आपने पता किया? आप टॉर्क से देखो, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है तो इसको टॉर्क कौन दे रहा है? तो पहली इक्वेशन तो आप टॉर्क के लिए देखो तो नॉर्मल रिएक्शन या हिंज रिएक्शन इसी से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क इसके अबाउट 0 होगा। mg का जो टॉर्क होगा इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस आपकी ये है z एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे रोटेट होगा तो थंब आपका इनवर्ट जा रहा है, तो दैट इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो mg का जो टॉर्क होगा ये L/2 है, ये अपना L/2 है। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बताइए? तो ये अपना L/2 है। तो टॉर्क जो लगेगा बच्चों mg का वो कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज। तो इसके वजह से ये रॉड अभी घूमने की टेंडेंसी रख रही है, दैट वी कॉल इट अल्फा। और मैंने आपको एक बताया था, ध्यान रखिए कि यहां पर मैंने कहा था जस्ट रिलीज है, इसका मतलब अभी अल्फा है, यहां ओमेगा 0 है। अगर ओमेगा यहां पे 0 है, जस्ट रिलीज का मतलब ओमेगा यहां पे 0 होगा, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा तो कुछ देर बाद आएगा ना, अल्फा आ चुका है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट या डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा। तो ओमेगा जो है अल्फा की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा के आने की वजह से ओमेगा का रेट ऑफ चेंज होगा, यहां 0 से कुछ टाइम के बाद बढ़ेगा। जब ये स्विंग करके कुछ नीचे आ रहा होगा तब धीरे धीरे ये स्विंग करके जब ये ऐसे नीचे आ रहा होगा तब आपका ओमेगा भी आने लगेगा। तो जस्ट का बड़ा मीनिंग है, अगर यहां पर ओमेगा होगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वो आगे देखेंगे, अभी यहां नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो अब इस अल्फा की वजह से एसीओएम एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। पूरे रॉड की बात करते हैं, मतलब आप सेंटर ऑफ मास पे फोकस्ड हैं, तो सेंटर ऑफ मास आप देख रहे हो कि एक सर्कुलर मोशन करने जा रहा है। और कितने रेडियस में घूमेगा बच्चों? ये घूमेगा L/2 रेडियस में। तो L/2 रेडियस में सेंटर ऑफ मास घूम रहा है अल्फा से, और ये ACOM है। तो आप बता सकते हो कि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम नहीं भाई, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपको सर्कुलर मोशन में नहीं पढ़ाया गया है, आप क्या नए हो? AT इज इक्वल टू आर अल्फा, अभी कल भी रिवाइज कराया था भाई। अल्फा इज योर नॉट एंगुलर मोमेंटम, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पर अपने पास ACOM है, इसको क्या लिखोगे? L/2 अल्फा। तो अब आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास के पास अल्फा की वजह से ACOM आ चुका है, अल्फा की वजह से यहां ACOM आ चुका है। कौन है भाई? ये कौन है? ये पूछ रहा है कि L/2 कैसे आ गया? अरे सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का कहां पर होता है यार? L/2 पे ही तो होता है, मजाक कर रहे हो क्या? सेंटर ऑफ मास जो है यूनिफॉर्म रॉड का कहां पर होता है? L/2 पे ही होता है। मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था? ये कंफ्यूजन अब नहीं आना चाहिए कि सर ये बताओ यहां पे सभी जगह DMG लग रहा है तो सबका टॉर्क अलग अलग होगा? बिल्कुल होगा, सारे मास का DMG ये है, और सभी DMG का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है, बिल्कुल है। मैंने ये चीज जब आपको मैंने कई सारे थ्योरम्स बताए थे, मैंने कहा था कि टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी आपको डिराइव करके क्या दिया था कि पूरे DMG, इन सभी DMG R1, यही तो सेंटर ऑफ मास का जादू है। जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हमने बनाया है उसको आप अब फील कर पा रहे होगे कि कितना इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। DMG R1, DMG R2, DMG R3, सबका टॉर्क अलग अलग,
सबका टॉर्क होगा और एक ही डायरेक्शन में, सभी को नेट को जब हम ऐड करेंगे तो वही टॉर्क मिलेगा जो mg की वजह से आएगा, वही टॉर्क मिलेगा जो mg की वजह से आएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिया था, ठीक है। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी का सेंटर ऑफ मास पे पूरा mg लगेगा, उसका जो टॉर्क होगा दैट इज द नेट टॉर्क ड्यू टू ऑल द मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द वेट, ऑल द डीएम की वजह से जितने भी वेट हैं उन सबका जो टॉर्क का कंट्रीब्यूशन होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू द नेट टॉर्क ड्यू टू mg, है ना। क्लियर है सभी को? चलिए, तो यहां पे अब आप क्या लिख सकते हो बच्चों, सीधे सीधे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दीजिए। वाई डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द रॉड, यही है। क्या होगा, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ACUM, यही तो लिखोगे। तो यहां से आपको मिलेगा mg माइनस n इक्वल टू m इंटू ACUM, ACUM हो जाएगा L अल्फा बाई 2। अब हम अल्फा कैसे निकालें, है ना, अल्फा कैसे निकालें, टॉर्क की इक्वेशन से, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ लिख लो, टाउ इसके वजह से तो होगा नहीं, mg की वजह से होगा, mg इंटू एल बाई 2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आई अल्फा, इसका स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट है ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो यहां से बच्चों आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये अपने पास, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा हमारे पास आ रहा है m भी कैंसिल ही है, 3g बाई 2l। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही बन गया। एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछ ली, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ ले तो 3g बाई 2l, और ACUM क्या हो जाएगा, हो जाएगा L बाई 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा L बाई 2 इंटू 3g बाई 2l, तो यहां से आ जाएगा 3g बाई 4। तो दैट इज ACUM। तो आपको ACUM भी मिल गया, आप यहां डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो m 3g बाई 4, तो आपने पहले टॉर्क से अल्फा निकाला, वहां से आपने ACUM निकाल लिया, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के n निकाल लेंगे हम लोग। n क्या आ जाएगा, mg माइनस 3mg बाई 4। तो आपके पास n आ जाएगा mg बाई 4, तो n आ जाएगा mg बाई 4 न्यूटन। बोलो भाई, ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है कि जस्ट रिलीज के बारे में हमें क्या सावधानी बरतनी है, हमें जस्ट रिलीज में n इक्वल टू mg मत कर देना इस केस में। W इक्वल टू अंडर रूट 3g बाई एल, ये ओमेगा किसकी बात करो, यहां कोई ओमेगा नहीं है मेरे भाई, जस्ट रिलीज की बात हुई है, जस्ट आफ्टर रॉड इज रिलीज, इसके वजह से किसी थीटा पे आएगा ओमेगा, उस पर भी अभी बात करेंगे। पहले ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है भाई? आगे बढ़े, जस्ट रिलीज की कहानी थी, ये क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि n इक्वल टू mg कब होगा, कमेंट करके बताओ। n इक्वल टू mg किस सिचुएशन में होगा, रॉड के किस सिचुएशन में n इक्वल टू mg होगा, जल्दी बताओ। रॉड को हम किस सिचुएशन पे क्या करें, क्लैम्प क्या करें कि हमारा n इक्वल टू mg आ जाए, जैसे अभी तक हम करते आए, जल्दी बताओ कमेंट करके। When A टेंजेंशियल इज 0, वेरी गुड, A टेंजेंशियल 0 होगा, बिल्कुल A टेंजेंशियल 0 होगा। तो जब A टेंजेंशियल 0 होगा तो रॉड को सेंटर ऑफ मास पे हिंच कर दें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओनली इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट योर, कि अगर मैं इसको यहीं पे क्लैम्प कर दूं, है ना, इसको मैं यहां के अबाउट क्लैम्प कर दूं, अगर मैं इसके अबाउट इसको क्लैम्प कर दूं, है ना, इसके अबाउट यहां पे क्लैम्प कर दूं, ये इसके अबाउट घूमे और अभी ऐसे हॉरिजेंटल है,
तब आप बोल सकते हो कि सर यहां पे तो कोई टॉर्क नहीं होगा, बिल्कुल ये एन ऐसा होगा, mg ऐसा होगा। ठीक है, तो दोनों का एन ऐसा होगा, mg ऐसा होगा, और यहां पे ACOM जीरो होगा क्योंकि कोई टॉर्क नहीं मिल रहा है, अल्फा जीरो है, अल्फा यहां पे जीरो है, देखो टॉर्क जीरो है। तब आप बोल सकते हो कि n इक्वल टू एम जी है। शायद आपको फीलिंग आई होगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तब आपको समझ में आया होगा कि यहां पर आप बोल सकते हो कि n इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लो यही केस हो जाए कि किसी एंगल पे हो, हिंज रिएक्शन, केस 2 लेते हैं इसमें। rod is released from horizontal ठीक है, hinge reaction at any angle theta, hinge reaction when rod makes an angle theta from horizontal, from horizontal makes an angle theta from horizontal। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा यहां पे, मान लो आपके पास ये इनिशियल सिचुएशन था, ठीक है, और अब आप क्या कर रहे हो, ये रॉड है अपना और आपने इसको रोटेट कर दिया किसी थीटा पे, तो जब आप इसको रोटेट कर दो किसी थीटा पे तो कुछ ऐसी पोजीशन एक्वायर करेगा, बोलो, और ये इसके अबाउट हिंज्ड है। तो आपने इसको पोजीशन किस कोई ऐसा रिक्वायर करेगा। अब इस पोजीशन पे देखो क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, अगर आपने इसको ऐसे छोड़ दिया, यहां से रिलीज किया है, तो ये रिलीज है, मास m है, लेंथ l है, तो अब आप बता सकते हो कि क्या हो रहा है। अब आपके पास क्या होगा कि जब ये यहां पर आएगा उस समय हिंज रिएक्शन आपको बताना है, तो आप पूरे रॉड की एनालिसिस कर रहे हो, मतलब आप किसको देखोगे, सेंटर ऑफ मास को, आप COM को देखोगे। तो ये COM एक कैसा मोशन कर रहा होगा आपको पता है, COM एक सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा होगा, बोलो भाई, COM एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, यही ना। तो COM अपना एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, ऐसे बोल सकते हो। जब ये यहां पर होगा, हिंज रिएक्शन देखना है, ठीक है, अगर हिंज रिएक्शन देखना है तो सबसे पहले आपको एक्सटर्नल फोर्सेस देखने होंगे, मैंने यही बताया आपको। तो जब ये यहां पर होगा किसी तो बच्चों जब ये किसी थीटा पे होगा तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या क्या है, एक mg है, एक mg दिख रहा है, इसको हटा रहा हूं मैं, तो ये mg है अभी, ठीक। और आपको क्या दिख रहा है, इस mg के अगर कंपोनेंट ब्रेक करो, इस mg के आप कंपोनेंट ब्रेक करो तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, एक मिलेगा आपको, पहले इसका आप एंगल जज कर लो, एंगल जज कर लो, इसका जो एंगल होगा, ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये भी अपने पास आएगा कितना, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा,
इधर अपने पास हो जाएगा mg साइन थीटा और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, ये हो जाएगा mg कॉस थीटा। तो ये यहां पे आएगा mg साइन थीटा और ये होगा तुम्हारा mg कॉस थीटा। बोलो, अब आप देख रहे हो कि दो फोर्सेस लग रहे हैं, साथ में सेंटर ऑफ मास की स्थिति क्या होगी, यहां पर ओमेगा भी आ चुका होगा बिल्कुल, क्योंकि टॉर्क लग रहा होगा, टॉर्क तो यहीं से लग रहा होगा, तो टॉर्क धीरे धीरे लग रहा होगा, तो यहां पर बच्चों अल्फा भी होगा और ओमेगा भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके पास अल्फा भी होगा और ओमेगा भी होगा। तो सेंटर ऑफ मास की क्या स्थिति होगी बच्चों, ये बताओ। अल्फा की वजह से इसको 80 मिलेगा। अभी कल भी मैंने आपको डिस्कशन किया था कि अगर आप सीओएम की बात कर रहे हो इस सिचुएशन पे, अगर आप इस सिचुएशन पे केवल सीओएम को देख रहे हो, तो सीओएम के पास अगर ये अल्फा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहां पर उसको क्या मिलेगा, एक यहां पर 80 मिलेगा और एक यहां पर AR मिलेगा। मानते हो कि नहीं, क्योंकि ओमेगा भी है तो यहां AR भी होगा और 80 भी होगा बच्चों। 80 किसके वजह से होगा, अल्फा के वजह से, और ओमेगा के वजह से इसको AR मिलेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर L/2, ये L/2 है, और 80 हो जाएगा L/2 अल्फा। ये बात देख पा रहे हैं सब लोग, क्या ये बात सभी लोग जज कर पा रहे हैं? कल भी हम लोगों ने ऐसा किया था, देखा था। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो सभी बच्चों को ये सिचुएशन क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास के पास अल्फा के वजह से 80 होगा, 80 इक्वल टू आर अल्फा, और इसके पास एक एक्सेलरेशन रेडियल भी होगा क्योंकि ओमेगा है। इसके पहले वाले में क्यों नहीं लिया था, जस्ट रिलीज था तो अल्फा था, ओमेगा 0 था। ओमेगा होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तब तो अल्फा की वजह से ओमेगा आएगा। कार को एक्सेलरेट करते हो तो 0 वेलोसिटी रहती है, एक्सेलरेशन रहता है, तो एक्सेलरेट करने के बाद आपके पास कुछ वेलोसिटी आती है, उसी तरीके से यहां पे भी है। तो अब मुझे बताओ कि यहां हिंज रिएक्शन कैसे लिखोगे, हिंज रिएक्शन क्या लिखोगे? हिंज रिएक्शन, इस सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन है जिसको आप यहां दिखा सकते हो। इसके पास इधर एक 80 भी होगा और यहां पर AR भी होगा। तो ये गलती मत करिएगा कि आप यहां न्यूटन फर्स्ट लॉ झोंक रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ही लगेगा दोनों डायरेक्शन में। यहां पर अपने पास होगा 80 और ये है अपने पास AR। ठीक, तो अब आप देखो, तो आपके पास एक अलोंग द रॉड एक mg साइन थीटा का फोर्स है, तो इसके एक्शन के वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और अपोजिट आएगा, एक्सटर्नल फोर्स से हमेशा अपोजिट। तो आप इधर एक देंगे, मान लीजिए मैं अलोंग द रॉड को x मानता हूं, ये मैंने रेफरेंस एक्सिस चूज करी है, अलोंग द रॉड को मैंने x माना है, आप किसी को x y मान सकते हैं, मैंने इसको y माना है, इसको x माना है, तो अलोंग द रॉड को मैंने x माना है। बिल्कुल दो हिंज रिएक्शन होगा mg साइन थीटा के वजह से एक्शन के, मतलब ये अगर यहां क्लैंप नहीं होता तो ऐसे भी जा सकता था, ठीक है, तो ये खिंचा हुआ फील करेगा, इसके वजह से यहां पे एक एक्शन आएगा एंड दैट इज योर nx, इसको मैं nx बोल रहा हूं। ठीक उसी तरीके से बच्चों यहां पर इस mg cos थीटा के वजह के एक अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, ny, हमें क्या मिलेगा, एक ny भी मिलेगा। बोलो, तो ये होगा अपना ny। ये सबको क्लियर है? ny मैंने लिया है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है, इसको ny लिया है। तो अब nx और ny मिल गया, तो क्या हम ये nx और ny निकाल सकते हैं बच्चों? nx और ny निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले है कि आप अल्फा निकाल लो। अल्फा क्या होगा, टॉर्क की इक्वेशन, टाउ अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो होगा। क्या होगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा के वजह से ये लाइन ऑफ एक्शन हिंज से पास हो रहा है, तो mg साइन थीटा के वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा।
mg cos थीटा की वजह से एक टॉर्क होगा और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है l/2 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अपना l/2 है ये डिस्टेंस। बोलो भाई, ये सबको क्लियर है? ये अपना l/2 है। तो आप क्या लिख सकते हो, mg sin थीटा इंटू l/2। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप देख रहे हैं इसी तरफ होगा। mg sin थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहां से पास हो रहा है। एक तो ऐसे निकाल सकते थे, या आप इस mg को एक्सटेंड करो, ये l/2 ये थीटा, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, ये होगा l/2 cos थीटा। तो आपको फिर से वही मिल जाएगा mg इंटू l/2 cos थीटा। तो दो रास्ते हैं, इस mg के लाइन ऑफ एक्शन पे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, या mg का कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट का टॉर्क 0 जाएगा क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होगा। दूसरा जो mg cos थीटा है उसका होगा और वो होगा l/2, जैसे आप करना चाहो। तो mg l/2 cos थीटा इक्वल टू आई अल्फा, आई होगा ml²/3, ये स्टैंडर्ड है ना, एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड ml²/3। तो यहां से बच्चों आप अल्फा निकाल लोगे पहले। अल्फा क्या होगा 3g/2l cos थीटा, 3g/2l cos थीटा। आप इस रिजल्ट, ये जनरलाइज रिजल्ट है, किसी भी थीटा के लिए आप थीटा पुट कर दो, ऐसे सिचुएशन में खटाखट आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यहां से एसीएम भी बता सकते हो, ठीक है। एसीएम अपने पास क्या हो जाएगा, एसीएम जो होगा वो वही होगा l/2 अल्फा, दैट इज, इसको l/2 करोगे तो क्या आएगा 3g/4 cos थीटा, है ना। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो और l से l कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज योर 3g/4 cos थीटा। ये भी क्लियर होगा सभी को। तो दैट इज योर ACOM, ठीक है। अब बात करते हैं nx और ny की, nx और ny की। तो आप x डायरेक्शन में भी न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे क्योंकि यहां पे रेडियल एक्सेलरेशन है। अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होता तब nx इक्वल टू mg sin थीटा की बात बोलते। तो along the rod also we have to apply Newton's second law, और perpendicular to the rod also we have to apply Newton second law, ठीक है। करते हैं, तो nx क्या लिखेंगे, along the rod इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, along the rod इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं। तो along the rod क्या लिखोगे बच्चों, along the rod न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखोगे, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इधर है तो नेट फोर्स लिखा जाएगा nx माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू AR। बोलो बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। बट आप बोलोगे सर इसमें ओमेगा तो पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ओमेगा अभी तक हमने ओमेगा तो निकाला नहीं। जब तक ओमेगा नहीं आएगा AR नहीं आएगा, जब तक ओमेगा नहीं आएगा बच्चों AR नहीं आएगा। तो मुझे ये कमेंट करके बताइए कि हाउ वी कैन फाइंड ओमेगा, मुझे कमेंट करके बताइए कि ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाउ वी कैन फाइंड ओमेगा, थर्ड इक्वेशन से। मुझे पता था कुछ लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं, धैर्य भी सोच रहे हैं, वॉविक बोल रहे हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v कहां पता है मेरे भाई, दुर्गेश भी कह रहे हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे लगाओगे मेरे भाई, अल्फा कांस्टेंट है क्या, मुझे पता था इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इज अल्फा इज कांस्टेंट। यहां चिल्ला चिल्ला के आपको इक्वेशन क्या बता रहा है, आप यही देख रहे हो कि अल्फा कॉस का फंक्शन है मेरे भाई, अल्फा कॉस का फंक्शन है मेरे दोस्त। अल्फा जो है कॉस का फंक्शन है, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा अल्फा हर मोमेंट पे बदल रहा है।
तो आपने बहुत बड़ा पाप किया ये बोलकर कि आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स इक्वेशन आप तभी वो यूज कर सकते हैं जब अल्फा कांस्टेंट हो, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन करना होगा, बिल्कुल सही है, एक अप्रोच ये है, बट उससे भी अच्छा अप्रोच कोई नहीं बता पा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जल्दी से बताओ, फिर चांस दे रहा हूं। एक और भी अप्रोच है, विदाउट इंटीग्रेशन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट ओमेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। देयर इज ए पाप कैसे धुले, इसको सीख कर धुल लीजिए पाप। आप बच्चे हो, आप कोई बहुत बड़ा पाप थोड़े करोगे, आपका पाप तो चुटकियों में धुल जाएगा। जल्दी बताओ। यस यस यस, अर्पित भाई ने बिल्कुल सही बोला है। अरे एनर्जी कंजर्वेशन करो, एनर्जी कंजर्वेशन करो मेरे भाई। ये इनिशियल फाइनल, आप बोलोगे सर एनर्जी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नहीं है। आप ऐसा मान सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है कब, जब हिंज पे ये दिया होगा जनरली कि नो फ्रिक्शन फोर्स इन हिंज, नो फ्रिक्शन, ये एज्यूम कर रहे हैं फ्रिक्शन हिंज पे, तो फ्रिक्शन होता ही है। अभी भी एक भाई सेकेंड और थर्ड इक्वेशन पे गाना गा रहा है, अरे बता दिया कि अल्फा हमारा कांस्टेंट नहीं है, फिर आप इक्वेशन थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन की बात ही क्यों कर रहे हो यार। तो नो फ्रिक्शन, ठीक है, नो फ्रिक्शन, तो एज्यूम नो फ्रिक्शन, ये दिया भी होगा आपको, नो फ्रिक्शन इन हिंज, हिंज पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तब आप ले सकते हो। चलिए करते हैं। और कल ही मैंने आपको एनर्जी लिखना सिखाया था ऐसे सिचुएशन में, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी। और हिंज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इस दोनों का हाफ एम VCM स्क्वायर, ये चैप्टर हार्ड नहीं, मैंने क्या बोला तुम लोगों को, काइनेमेटिक्स से लेके और 12th के लास्ट चैप्टर तक, इसमें जो सबसे कॉन्सेप्चुअल और बढ़िया चैप्टर है वो यही है, सबसे टफ चैप्टर यही है। आपको मजा आएगा, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, नो डाउट बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये। तो अपने पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है तुम लोगों को, हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस कल ही बताया है, प्लस हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है हिंज रिएक्शन के केस में, जब बॉडी हिंज्ड है, तो मैंने प्रूफ करके क्या दिखाया था कि इन दोनों को आप अलग अलग ना लिख के आप डायरेक्ट इसका नेट क्या लिख सकते हैं, हाफ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस रॉड। अब ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करें तो सेंटर ऑफ मास को देख सकते हैं आप, सेंटर ऑफ मास आपका यहां पे था, इसी को मैं जीरो पोटेंशियल लाइन ले रहा हूं, तो मुझे बताएंगे सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ चुका है। सेंटर ऑफ मास अपना कितना नीचे आ चुका होगा, बहुत आसानी से बता सकते हैं, कितना नीचे आएगा भाई, अरे यही डिस्टेंस होगी। थोड़ा सा इसको इधर बना लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये यहां से कितना आ चुका है, ये जीरो पोटेंशियल लाइन है, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है ना, तो ये जीरो पोटेंशियल लाइन है, इसी को आप जीरो पोटेंशियल लाइन बोल रहे हो जिसमें U0 है, इसी को U0 बोल लो। तो अगर ये L/2 है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस, ये H कितना हो जाएगा यार, ये H कितना हो जाएगा, L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पर आपने रिलीज किया एनर्जी कंजर्वेशन से, ओमेगा एक लाइन में निकलेगा, बाकी इंटीग्रेशन भी एक तरीका है, एनर्जी कंजर्वेशन वो भी बता दूंगा अभी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कर सकते हो, है ना, इनिशियली UI प्लस KEI इज इक्वल टू UF प्लस KEF, तो UI तो जीरो है और रिलीज हुआ है तो KEI भी जीरो है ना, उसके पास कोई रोटेशनल एनर्जी थी, ना ही उसके पास
ट्रांसलेशनल एनर्जी थी, कुछ नहीं था। अब यहां पे आइए, हिंज रिएक्शन में आपको रोटेशन देखना है टोटल। यू फाइनल क्या होगा बच्चों, ये नीचे चला गया है तो -mg/L/2 sin थीटा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी लिखने के दो तरीके हैं, हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बता दिया था। हिंज के केस में आप लिख सकते हैं हाफ I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ML स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा देखो झटके में निकलता है, कितना आ जाएगा 3g/2l साइन थीटा अंडर रूट। तो 3g/2l, मैंने कहा था कि इसमें करीब 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जेई मेंस वाले आपसे केवल ये पूछ लेंगे ओमेगा बता दो, तो आप ओमेगा यहां से निकाल सकते हो, अंडर रूट 3g/2l साइन थीटा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब आप यहां पे तैयार हो AR लिखने के लिए, तो क्या हो जाएगा NX माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, NX आपको मिलने जा रहा है mg साइन थीटा प्लस m L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर जब करोगे तो 3g/2l साइन थीटा। तो यहां से L और L कैंसिल होता है और यहां से आपको मिलता है 3mg/4। तो फाइनली NX क्या मिलता है बच्चों, mg साइन थीटा प्लस 3mg साइन थीटा बाई 4। तो आपको यहां से मिलता है 4mg साइन थीटा प्लस 3mg साइन थीटा, तो 7mg साइन थीटा बाई 4। देखना जरा, चेक करना, 7mg साइन थीटा बाई 4, एक बार चेक करिए जरा। अच्छा ये 2 नहीं होगा, एक मिनट यहां गड़बड़ है, बता भी नहीं रहे हो, यहां 2 नहीं होगा भाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर ले आओगे तो केवल आएगा 3g/L। बता भी नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ ठीक है, 2l नहीं होगा बिल्कुल, तो 2l नहीं होगा तो यहां पे 2 हटाओ, केवल l कटेगा, 2 बच जाएगा। तो 2 जब बचेगा तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा 5 mg साइन थीटा 5/2 mg साइन थीटा 5/2 mg साइन थीटा, ये NX हो जाएगा जनरल। अब चेक करो जरा, चेक करो जरा आप, क्या आएगा 5/2 mg साइन थीटा 5/2 mg साइन थीटा 5/2 mg साइन थीटा। गड़बड़ है क्या कुछ, फिर से बताइए क्या गड़बड़ है, जल्दी बता दीजिए। रॉन्ग लिखने के बजाय बता दो क्या गड़बड़ है भाई। ओमेगा कितना है 3g 3g/L साइन थीटा, और यहां ओमेगा को पुट किया, ये ओमेगा L/2, तो 3mg/2 और यहां पे 2। अब तो ठीक लग रहा है मुझे। सोमेश बाबू काहे परेशान हो रहे हो, रॉन्ग का पैटर्न जनरेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी रॉन्ग है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी में क्या रॉन्ग है भाई बताइएगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या रॉन्ग है। सोमेश बाबू काइनेटिक एनर्जी में कुछ भी रॉन्ग नहीं है। आप अगर कल की क्लास किए हो तो आप ये नहीं बोलते। कल मैंने बताया था कि आपकी जो टोटल एनर्जी है हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICOM स्क्वायर ओमेगा, वो हिंज रिएक्शन के केस में प्रूफ करके दिखाया था कि हाफ I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा, और हाफ I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, ये अपनी एक्सिस है, ये अपनी एक्सिस है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, 5/2 mg साइन थीटा यही आएगा NX, ठीक है। NY की बात करते हैं, अब NY की बात करते हैं। तो NY कैसे निकालेंगे, Y डायरेक्शन में आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो, है ना। एक मिनट इसी को ले लेते हैं। तो NY कैसे निकालोगे, तो NY के लिए
तो एन वाई निकालना है अब हमें। एन वाई कैसे निकालोगे? तो एन वाई के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रॉड। क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए टी, एम इंटू ए टी, यही होगा। बिल्कुल सब यूज हो गया भाई, ऐसे यूज होगा इस चैप्टर में सब कुछ। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फा कितना है? अल्फा अभी आपने निकाला था, और एटी भी 3g/4 कॉस थीटा। देखिए ये आपने निकाला हुआ है एटी इक्वल टू आर अल्फा, हमें एटी निकालना है, ये तो एसीएम है। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको हम एसीएम नहीं लिख सकते, कॉन्सेप्चुअली यहां एक मिस्टेक हो रहा है। आप इसको एटी लिख पाएंगे, एसीएम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एसीएम तो नेट होगा ना बच्चों, इसको आप एसीएम नहीं लिख सकते। रॉड इंक्लाइंड है तो ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा। अरे मेरे भाई, मेरे तारे जमीन पे वो केस नहीं है। वो केस कब होता है? आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पढ़ाई नहीं करी है। वो तब होता है जब ये थीटा कांस्टेंट होता है। आप सब कंफ्यूज हो रहे हो। ये थीटा जब ऐसे मतलब फिक्स होता है और ऐसे रोटेट होता है, कौन जनरेट करता है? ये ऐसे कौन जनरेट करता है? थीटा हमेशा फिक्स होता है, थीटा कांस्टेंट होता है। ये वो केस है ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। पौच पौच मत करो भाई, ठीक है। ये तो आपके पास दिख नहीं रहा है आपको, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, तो इसकी एक्सिस कहां जा रही है? जेड एक्सिस में जा रही है। ये जेड एक्सिस है, इसकी एक्सिस पूछ लिया करो, इतना कॉन्फिडेंस से रॉन्ग मत लिखा करो, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से रॉन्ग मत लिखा करो। हाउ कैन वी रोटेट? अरे भाई टॉर्क जहां से लगेगा उधर करोगे, बता तो दिया है, ये mg cos थीटा है। अब ये सब अभी पूछ रहे हो यार, मतलब टॉर्क वाले चैप्टर में क्या कर रहे थे? ये mg cos थीटा है, फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच करना है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क निकालना है उधर घुमाना है। तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में घूमेगा ना भाई, जिधर ये mg cos थीटा है इधर निकालना है तो घुमाओ इधर, तो क्लॉकवाइज ही तो है, इधर निकालना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये सब अभी पूछ रहे हो, टॉर्क में ये सब इतना बता चुका हूं। mg cos थीटा माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। तो ये कॉन्सेप्चुअल एक मिस्टेक है, वो चीज सबको समझ में आई क्या? मैं एसीएम लिख रहा था, एसीएम नहीं लिखेंगे आप, ये एटी लिखेंगे, है ना। एसीएम क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। एसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोनों वेक्टर का, ए आर और एटी का रिजल्टेंट होगा, और वो कहीं इधर जाएगा, वेरी कॉन्सेप्चुअल। तो ये इधर जाएगा, तो हम एसीएम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली हमने ब्लंडर कर दिया था। तो ये एटी जो है L/2 अल्फा 3g/4 कॉस थीटा। अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो mg cos थीटा माइनस एन वाई इज इक्वल टू m 3g/4 कॉस थीटा, यही था 80। तो हमारे पास आ जाएगा एन वाई, और वो हो जाएगा mg cos थीटा माइनस 3mg/4 कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से एन वाई जो आएगा वो आएगा mg/4 कॉस थीटा। तो ये जनरल किसी थीटा पे, बस थीटा अगर ये फॉर्मूला याद रख रहे हैं तीनों का, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि ये जो है थीटा हॉरिजॉन्टल से। प्रीवियस क्वेश्चन में एसीएम लिया था, बिल्कुल लिया था। प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों लिया था मेरे भाई? इसलिए लिया था क्योंकि वहां पर 80 था, ए आर 0 था, तो 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अब यहां पे एसीएम की कहानी आती है। तो एसीएम अगर तुमसे कोई पूछे तो आप बोलोगे इट इज अंडर रूट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सब भुला के बैठे हुए हो, 80 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ये होगा एसीएम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए आर 0 था, तो जब ए आर 0 था तो एसीएम 80 के बराबर था, तो हम उसको एसीएम लिख सकते थे। यही तो कॉन्सेप्ट है रोटेशन का।
तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप एसीएम ये लिखेंगे। एटी और एआर आप निकाल चुके हैं, तो एसीएम अपने पास ये होगा। फर्स्ट पार्ट में एआर 0 था। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे तो आपका भला होगा। आप थीटा पुट करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थीटा हॉरिजॉन्टल से लेना है, रिजल्ट से लेकिन केवल काम नहीं बनता है। अच्छे क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट पे जाना होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो NX भी आ गया, NY भी आ गया, सब कुछ आ गया। नाउ व्हाट इज द नेट नॉर्मल रिएक्शन? एन नेट क्या होगा? आपने देखा अभी दो है, NX है, इधर अपने पास NY था और इधर अपने पास NX था। इधर अपने पास NY था, इधर NX था। तो नेट नॉर्मल रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए, नेट हिंज रिएक्शन, तो इनका रिजल्टेंट होगा, वेक्टर तो सबको आता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज योर N, ये होगा आपका N। तो ये N होगा, ये अपने पास था NY और ये था NX। तो N आपसे बोला जाए तो वो होगा अंडर रूट NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर, अंडर रूट NX स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर। तो आपको नेट हिंज रिएक्शन आपका ये होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आप सारी बातें बता सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका रिजल्ट सही है या नहीं, तो आप प्रीवियस वाले में थीटा को 0 पुट कर दो। तो जब यहां पे थीटा 0 पुट करोगे तो देखो नॉर्मल रिएक्शन जो NY था वही N था, mg/4, ठीक है। यहां आ जाओ, यहां पे अगर आपको NX की बात करो तो थीटा 0 पुट करो तो ये 0 आएगा। 80 जो है यहाँ थीटा 0 पुट करो तो 3g/4 आएगा, है ना। सारे मैच होने लगेंगे। थीटा को 0 पुट कर दोगे तो आपका प्रीवियस रिजल्ट आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताया है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुछ ऐसा कि अब मैंने क्या किया, एक डिस्क है, एक मान लो डिस्क लिया है। क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट यही लगेगा, देखें कितने लोग बताते हैं। एक डिस्क है, इसको हमने क्या किया है, हिंच कर दिया है ना। इसको हमने हिंच कर दिया है, और कहां पे हिंच किया है, तो देखिए हमने इसको हिंच किया है इसके अबाउट, इसके अबाउट हिंच किया है। तो यहां के अबाउट बच्चों हिंच किया है मैंने इसको, ये डिस्क ऐसे हिंज्ड है, ठीक है। यहां के अबाउट हिंज्ड है, और आपने इसको क्या किया है, अच्छा रिजल्टेंट भी लिख दियो, रिजल्टेंट निकाल दियो, बहुत बढ़िया भाई उत्कर्ष, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है। और आप सबसे काबिले तारीफ है कि आप इस तरीके के इतने बड़े एक्सप्रेशन को टाइप भी कर पा रहे हो, टैलेंटेड हो भाई तुम लोग। तो अब यहां पे अपने पास क्या होगा, मास है में इसका, रेडियस r है, ये डिस्क है, ये यहां के अबाउट हिंज्ड है ना, इसके अबाउट हिंज्ड है, ये हिंज्ड है और ये रिलीज्ड है, ठीक है। अब ये हिंज्ड है, डायमेट्रिकल, डायमीटर के एंड से कोई एक्सिस है, यहां से पास हो रही है, इसके अबाउट हिंज्ड है। इसको मैंने ऐसे लेके छोड़ दिया, तो जब छोड़ दूंगा तो क्या होगा बताओ, ये ऐसे स्विंग करता हुआ इधर आएगा, और इधर आने का मतलब ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया है। किसी थीटा पे भी हो सकता है, मैंने आपको ये दिया हुआ है कि ये पोजीशन ले चुका है,
ठीक है, ये पोजीशन ले चुका है, अब ये पोजीशन ले चुका है, ठीक है, इसके अबाउट ऐसे स्विंग करके इधर आ गया है। अब स्विंग करके इधर आ गया है, मतलब समझ ही रहे हो कि ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। आपको हिंज रिएक्शन बताना है, ये इसका COM है ना, तो ये COM है और रेडियस इसका R है, रेडियस R है, रेडियस इसका R है, रेडियस R लिया गया है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द हिंज रिएक्शन, जल्दी से बता दीजिए। अभी अभी ये कॉन्सेप्ट आपने किया है, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। चलिए छोड़िए, जल्दी से बताइए हिंज रिएक्शन। मैं लिख दे रहा हूं, यूनिफॉर्म डिस्क है, रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। Find hinge reaction. When rotated by 90 डिग्री, है ना। तो ये हिंज रिएक्शन आपको बता देना है। इसका आंसर दीजिए, इसका हिंज रिएक्शन का जल्दी बताइएगा। एक्सिस कौन सी होगी, ये कैसे घूमेगा, सबको क्लियर है। ये ऐसे, ये यहां पे था, ऐसे स्विंग करता हुआ, ऐसे स्विंग करता हुआ जा रहा है, ये यहां से ऐसे स्विंग कर रहा है, स्विंग करते हुए यहां पे आ जाएगा। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द हिंज रिएक्शन, जल्दी बताइए। मास एम ले लीजिएगा, रेडियस R। बहुत इजी पोजीशन पे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द हिंज रिएक्शन। एक्सिस ऑफ रोटेशन देख ही रहे हैं, ये वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आंसर दीजिए और मुझे ये बताइए कि किधर लगेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिंज रिएक्शन। हिंज रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, हिंज रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये भी बताइएगा। कितनी डिस्टेंस चला है, अरे 90 डिग्री घूमा है भाई। डायमीटर यहां पे था, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे आ गया, तो 90 डिग्री घूमा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। रवि ने सही आंसर दिया है, हिंज रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। ये बात तो आपने सही गेस की है कि हिंज रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगा। कैसे करोगे, चलिए काफी टाइम दे दिया, अब मैं कर रहा हूं, देखो। तो यहां पे जब इसको रिलीज कर चुके हो, यहां से इसको रिलीज कर रहे हो और कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, है ना। हिंज रिएक्शन स्मूथ माना जाएगा, उसके अंदर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो आप सदैव जो है खुशी खुशी एनर्जी कंजर्वेशन सोच सकते हैं। तो बच्चों जब यहां से रिलीज हुआ और स्विंग करके गया, तो जब ये यहां पर आएगा तो इसमें ओमेगा आ चुका होगा, दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है कि ये ऐसे जा रहा होगा, तो इसमें ओमेगा अपने पास आ चुका होगा इस तरीके से, ये ओमेगा होगा। ये ओमेगा और अल्फा दोनों चेंज होंगे। सभी को पता है कि हर इंस्टेंट पे टॉर्क अलग अलग लगेगा, जो अभी रॉड का केस देखा आपने। तो यहां पे ये मत सोचिएगा कि हम इसको कुछ काइनेमेटिक्स से कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आपको या तो इंटीग्रेशन करेंगे अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा से, उसको डी ओमेगा बाई डी टी लिख के, है ना, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख के, या सबसे आसान रास्ता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आप यहां से आओ और यहां का एनर्जी कंजर्व कर दो। यहां पर जब आप आओगे, इसी को जीरो पोटेंशियल मान लो, तो अभी अपनी ग्रेविटी जीरो पोटेंशियल पे रिलीज है, ये अपना फाइनल होगा, ये फाइनल स्टेट होगा।
और ये अपना इनिशियल। पहले आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। यहां पे जब आप आओगे तो आपको दिख रहा है कि यहां पे क्या क्या फोर्स लगेगा। सेंटर ऑफ मास पे एक mg लगेगा, एक अपने पास mg लगेगा, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि एक ऐसी पोजीशन है, किसी थीटा पे नहीं पूछ रहा हूं मैं, 90 डिग्री पे पूछ रहा हूं। तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से। और यहां आएगा nx या ny, एक ही लगेगा। x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स है, और सेंटर ऑफ मास का आप देखो कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। सेंटर ऑफ मास का कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए बच्चों क्या चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। तो क्या यहां पे कोई टेंजेंशियल फोर्स दिख रहा है आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे? बाकी यहां से ऐसे टिल्ट होगा तो शुरू हो जाएगा, इधर होगा तो भी लग रहा था। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ये वर्टिकल हो चुका होगा, इस समय इसके पास केवल और केवल mg वर्टिकल है, उसका एक्शन का रिएक्शन n ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे कोई भी 80 नहीं है, यहां केवल क्या है, तो 80 नहीं है, यहां पे केवल v है। यहां पे केवल आपके पास v है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में VCUM भी पूछ सकता था, केवल v है। 80 यहां पर 0 है, 80 यहां पर 0 है, दिख रहा है। इस मोमेंट पे हमेशा मत सोचिएगा, इस इंस्टेंट पे 80 0 है। नाउ व्हाट अबाउट AR? AR तो है ना भाई, AR तो है क्योंकि ओमेगा आ चुका है। तो आपको एक रेडियल एक्सेलरेशन मिल रहा है AR। तो यहां पे भी वो भारी गलती होगी कि लोग यहां पे n इक्वल टू mg करके बैठेंगे। n इक्वल टू mg नहीं कर सकते, आपको निकालना पड़ेगा AR। तो AR जो होगा वो होगा n माइनस mg, न्यूटन सेकेंड लॉ, इक्वल टू m इंटू AR। तब आपको जरूरत क्या महसूस होगी AR के लिए, इस इंस्टेंट का ओमेगा। अब आपको ये फील हुआ कि सर हमें तो यहां पे AR निकालना है, तो उसके लिए ओमेगा चाहिए। तो आप सोचना शुरू करोगे कि सर एनर्जी कंजर्वेशन एक रास्ता दिखता है, इसको जीरो पोटेंशियल मान रहे हैं, तो ui प्लस KEI इज इक्वल टू UF प्लस KEF। ये बोल सकते हो बच्चों, ui रिलीज्ड है, 0 है, KEI 0 है, रिलीज्ड है, ओमेगा यहां पर 0 है, आपने इसको छोड़ा है जस्ट। ठीक है, तो आपके पास केवल अल्फा रहेगा, ओमेगा नहीं रहेगा। अब यहां आ जाओ, यूएफ में क्या क्या है? यूएफ में अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, आपने इसको 0 पोटेंशियल दिया तो सेंटर ऑफ मास r डिस्टेंस नीचे आया। दिख रहा है सभी को, सेंटर ऑफ मास अपना r डिस्टेंस नीचे आया। तो आप क्या लिखोगे, माइनस mgr, माइनस mgr, दिख गया। नाउ व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना चाहोगे तो इसके दो रास्ते हैं, के क्या, हाफ m VCOM स्क्वायर, बड़ा वाला रास्ता, प्लस हाफ ICOM ओमेगा स्क्वायर। इसी को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, हाफ I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद है हिंज है जहां से हमने कल प्रूव भी किया था इसको, इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि I निकालना आता है सभी को, इसके अबाउट I निकालना आता है, कौन सा थ्योरम लगाओगे फटाफट बताओ। ये जेड एक्सिस है, इसके अबाउट ये डिस्क है, लिखा हुआ है यूनिफॉर्म डिस्क है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, कौन सा थ्योरम यूज करोगे? आपको किसके अबाउट पता है और इसके अबाउट निकालने के लिए क्या करने वाले हो, कौन सा थ्योरम यूज करोगे? मैंने आई पे इतना समय क्यों दिया था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया उत्कर्ष। मैंने आई, एक बच्चा केवल बता रहा है, और ये कौन है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस कौन बोल रहा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैंने आई पे इसीलिए इतना समय दिया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, ये हमको पता है। तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लिखेंगे, हाफ, हाफ नहीं मतलब वो होगा ICOM प्लस MR स्क्वायर, ICOM होगा MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 MR स्क्वायर। जो एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है, ऑलरेडी वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास आपकी स्टैंडर्ड एक्सिस ये वाली से पैरेलल है, तो आपने डायरेक्ट ICOM पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लिया। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों, हाफ I है 3/2 MR स्क्वायर
इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा आप निकाल चुके हो, अच्छा ओमेगा ही तो निकालना है, तो यहां से अपने पास आ जाएगा mgr इक्वल टू 3/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो m से m कैंसिल करिए, r से एक r कैंसिल होगा, ये होगा 4g/3r अंडर रूट, दैट इज योर ओमेगा। तो एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है ना ओमेगा, तो 4g/3r, 4g/3r ये हो जाएगा ओमेगा। अब बच्चों आप न्यूटन ये यूज कर लीजिए, यहां पे ए आर की वैल्यू यहां पे पुट करिए, तो अब आप यहां से बता सकते हो एन कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए आर। ठीक, तो एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज एम जी प्लस एम आर, ओमेगा स्क्वायर है 4g/3r। तो r से r कैंसिल होगा, तो n अपने पास आ रहा है 7mg/3, 7mg/3, कम चेक करिए भाई, 7mg/3। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, 7mg/3 ये आपका आंसर होगा, 7mg/3 दिस इज योर आंसर। ये क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है भाई। तो ऐसा आपसे किसी से भी पूछा जा सकता है, कैसा भी सिचुएशन, आप लोग समझ गए कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट अगर बात करें, पहले ये देख लीजिए आराम से, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है, और इसको आपने रोटेट कर दिया है कुछ ऐसे, इक्विलेटरल लग नहीं रहा है, क्यों? लग नहीं रहा है। अब ठीक है। अब देखो कि मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लैमिना है और आपने इसको एक साइड से हिंज किया है, आपने इसको इस कॉर्नर के अबाउट हिंज कर दिया है, ठीक है बच्चों, आपने इसको इसके अबाउट हिंज कर दिया है, इसके अबाउट आपने इसको हिंज कर दिया है। अब हिंज करने के बाद आपने इसको क्या कर दिया है, हिंज कर दिया, ये दिख रहा है सभी को, आपने इसको हिंज कर दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लैमिना है, ए ए और ए, तो आपने इसको अब यहीं से रिलीज कर रहे हैं, ये यहां के अबाउट हिंज्ड है, यहां के अबाउट क्या है, हिंज्ड है। मास है मैं इसका, तो अब आपको बताना है कि जस्ट फाइंड हिंज रिएक्शन इस केस में। अब इसमें जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा वही कर पाएगा, कॉन्सेप्ट तो उसको पता है, मैंने ये कराया था, फाइंड हिंज रिएक्शन जस्ट आफ्टर
ट्रायंगुलर लैमिना इज रिलीज, तो जैसे ही ये रिलीज हुआ है आपको क्या करना है, इसका हिंज रिएक्शन बताना है। कर सकते हैं सब लोग। अब यहां पे जल्दी बताओगे मुझे हिंज रिएक्शन के लिए क्या करोगे? पहले तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करोगे। सेंटर ऑफ मास बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है हमारे लिए क्योंकि सेंट्रॉइड होगा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल। तो सेंट्रॉइड अपना सेंटर ऑफ मास होगा। ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास। तो COM तो यहां पर पड़ा है, तो mg कैसे लगेगा? mg जो है यहां पे लगेगा COM पे, इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा mg। ठीक है, अब इस mg से याद आया आपको कि इस mg का अब यहां पर टॉर्क भी होगा। जस्ट रिलीज से आप फायदा ये उठा सकते हो कि ओमेगा यहां 0 होगा, बट इस mg की वजह से एक अल्फा आएगा। तो इस mg की वजह से यहां पर एक अल्फा आएगा, ओमेगा 0 होगा, ओमेगा 0 रहेगा। जस्ट रिलीज की बात कर रहा है तो केवल अल्फा आएगा। तो आप थोड़ा खुश हुए होगे कि सर थोड़ा तो हमें खुशी मिली कि हम रेडियल एक्सेलरेशन को भूल जाएंगे, हमें कोई रेडियल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास एक ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक बात है। तो सेंटर ऑफ मास जब सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका एक टेंजेंशियल अल्फा की वजह से इसको 80 मिलेगा कि नहीं? अल्फा की वजह से इसको क्या मिलेगा? यहां पे एक 80 मिलेगा। कौन देगा 80? ऑब्वियसली mg का कंपोनेंट, mg टॉर्क देगा। तो mg का टॉर्क इसके अबाउट निकालना है आपको। निकालने के लिए दो रास्ते हैं, ये हटा रहा हूं। तो आपको mg का कंपोनेंट निकालने के, टॉर्क निकालने के दो रास्ते हैं। या तो आप इस परपेंडिकुलर, देखो इधर, ये एंगल तो बहुत आसानी से आपको पता है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हो तो सब कुछ आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। ये मीडियन है, मीडियन का इंटरसेक्शन सेंट्रॉइड। तो यहां पे बच्चों ये अपना 30 डिग्री होगा, तो ये अपने पास 60 डिग्री होगा। ये तो अपने पास कितना है? 30 डिग्री होगा ना। तो ये अपना 30 होगा, तो ये 90 है, तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 होगा। ये दिख गया सभी को? तो mg का कंपोनेंट ले लो, उससे टॉर्क आसानी से निकलेगा। बाकी आप ये भी कर सकते हो, ये डिस्टेंस सभी को पता है ना, हिंज से, हिंज से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? a/√3। a/√3 यही तो होगा बच्चों। अरे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो एक a/√3 होगा और एक a/2√3। चेक करो। अरे इसको निकाल सकते हो यार, इतना क्यों सोच रहे हो? इसको o मान लो, ये c मान लो, ये a मान लो। ये 30 है तो ये नहीं निकाल पाओगे, ये a/2 है, तो क्या हो जाएगा? sin 30 इज इक्वल टू cos 30 कर लो। cos 30 हो जाएगा यहां से a/2 अपॉन में OC। OC हो जाएगा a/2 cos 30। तो a/2 cos 30 हो जाएगा √3/2। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहां से निकाल लो a/√3। ये रटा होता है, आप लोग काफी कुछ मतलब अचानक करते हो ना। ये सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मीडियन है ना, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सबकी प्रॉपर्टी जानते हो। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये a/√3 होगा। तो हमें यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। अगर mg का हम कंपोनेंट लें तो mg का कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों? एक कंपोनेंट mg का आएगा इधर, mg cos 60। ठीक है, दूसरा अपने पास आएगा mg sin 60। तो ये कंपोनेंट होगा mg cos 60।
और ये होगा mg sin 60। यही तो होगा, देख लीजिए। mg sin 60, mg cos 60 दिख गया सभी को। तो अब टॉर्क कौन देगा? mg cos 60 का टॉर्क नहीं आएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होगा। mg sin 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a by रूट 3, दिस इज द टॉर्क एंड दिस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो बस वहां से आपको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा तो आपको AT मिल जाएगा। AR तो जीरो होगा, AR तो अपना क्या होगा? जीरो होगा। तो अभी भी लेकिन एक प्रॉब्लम है, आई की बात है। आई याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था? किसी को याद है? कोई आई बता सकता है कि ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो, है ना, सेंटर ऑफ मास से पास हो और इसके लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो इस एक्सिस के अबाउट बहुत जल्दी से बता दीजिए कि मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने एक क्वेश्चन कराया था और उसमें एक ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके कराया था। मैंने कहा था वो रिजल्ट याद रखना, ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाला, ठीक है। कितना होगा बताएंगे? किसी को याद है तो? बहुत बढ़िया भाविक, बहुत बढ़िया, भाविक को याद है, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने। ma स्क्वायर बाई 12, कुछ लोग ma स्क्वायर बाई 6 बोल रहे हैं, वो गलत है। ma स्क्वायर बाई 6 नहीं होगा मेरे भाई, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ma स्क्वायर बाई 6 नहीं होगा, है ना, ma स्क्वायर बाई 12 होगा। आप देखिएगा लेक्चर। तो ma स्क्वायर बाई 12 ICM है और ये डिस्टेंस पता है तो पैरेलल एक्सिस से हम I निकाल सकते हैं। IO वो हो जाएगा ICOM। इसीलिए थोड़ा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो याद रहेगा तो आप, क्योंकि ये अपने में बहुत भारी क्वेश्चन है, I निकालना ही अपने में भारी है। मैंने आपको ट्रिक से बताया था विदाउट इंटीग्रेशन, 3 ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ICOM प्लस m इंटू a स्क्वायर बाई 12, सॉरी m इंटू पैरेलल एक्सिस, m इंटू कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? m इंटू a बाई रूट 3 स्क्वायर। और ICOM सबको पता है वो है ma स्क्वायर बाई 12। ICOM सबको पता है ma स्क्वायर बाई 12, ma स्क्वायर बाई 3। याद नहीं आ रहा है तो लेक्चर देखिएगा, आपको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। IO ये कितना आ जाएगा? ma स्क्वायर प्लस 3, 4ma स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा 5ma स्क्वायर बाई 12, 5ma स्क्वायर बाई 12। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये याद नहीं हुआ तो अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले आई निकालने में जुटना पड़ेगा। तो ma स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो ma स्क्वायर बाई 12 आ गया। अब बस टॉर्क लिख दो, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इक्वल टू आई है अपना 5ma स्क्वायर बाई 12 और अल्फा और टॉर्क लिखो। टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क आपने यहां पे निकाला है mg sin 60, mg sin 60। तो यहां से आएगा mg sin 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई रूट 3 इज इक्वल टू 5ma स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा। तो बच्चों यहां से आएगा ये रूट 3 बाई 2, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो mg a बाई 2 इज इक्वल टू 5ma स्क्वायर बाई 12 अल्फा। तो अल्फा यहां से निकाल पाओगे, वो आ जाएगा 6g अपॉन 5a। चेक करिएगा जरा, 6g अपॉन 5a ये अल्फा होगा। अब अल्फा है तो 80 निकाल सकते हो। 80 अपने पास क्या होगा? किस रेडियस में घूम रहा है? a बाई रूट 3 में। तो a बाई रूट 3 इंटू अल्फा। तो a बाई रूट 3 अल्फा कितना है? 6g अपॉन 5a। तो 6g अपॉन 5 रूट 3। चेक करो भाई कैलकुलेशन एक बार प्लीज। 80 हो जाएगा r अल्फा। तो 80 इक्वल टू r अल्फा। r है सेंटर ऑफ मास, a बाई रूट 3 में घूम रहा है। हाँ उत्कर्ष सही कह रहे हैं, आपने लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्ट आप लिख रहे हैं ना, तो मुझे डायरेक्ट रिजल्ट थोड़े याद है। 6g बाई 5, ठीक है बच्चों, 5 रूट 3।
चेक करिए, कंफर्म करिए। यहां पे 80 आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। NX क्या होगा, यहां पे दो। अब मुझे ये बताओ कि क्या यहां पे हिंज रिएक्शन एक ही लगेगा, mg sin 60 की वजह से यहां पे एक हिंज रिएक्शन लगेगा। थोड़ा इसको हटाओ, साफ करो। तो यहां पे हिंज रिएक्शन लगेगा NX, ऐसा एक किसके अपोजिट लगेगा, mg sin 60 से। और एक mg cos 60 भी है, तो यहां पे उसके अपोजिट भी लगेगा भाई, ये मत भूलिएगा। इसी को मैं XY मान रहा हूं, इसी को मैं XY मान रहा हूं। बुद्धि हरी हो रही है। यहां पे ये X और ये Y, ठीक है। IIT जेई की तैयारी जो है ऐसे ही नहीं होती, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां बस आपको लगे अरे वाह, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो इतना इजी है। NX और NY, NX ये मान रहा हूं, ये सॉरी XY मान रहा हूं, तो इधर अपने पास NX और NY कर लो। तो mg cos 60 की वजह से बच्चों यहां पे एक NX माना, ये NY माना। अब आप देख रहे हो कि इसमें एक जगह न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, एक जगह न्यूटन सेकेंड लॉ। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे AR 0 है, ओमेगा नहीं है। ओमेगा 0 है मतलब यहां पे AR 0 है बच्चों। और यहां पे जब AR 0 है तो AT ही अपना ACOM है। ये बात देख पा रहे हैं क्या, इतनी बातें समझ पा रहे हैं क्या। जो AT है वही ACOM है, जो AT है वही ACOM है, ठीक है। क्योंकि ओमेगा 0 है, जस्ट के लिए पूछा। आप सोचो ये भयंकर क्वेश्चन होता, ये कितना भयंकर और दिल को झकझोर देने वाला क्वेश्चन बनेगा जब मैं बोलूंगा कि इसको स्विंग करके किसी थीटा पे ले जाओ, किसी थीटा पे इसको एनालाइज करो। जिसको हिम्मत है वो करिएगा, किसी थीटा पे भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। यहां पे AR 0 है, ओमेगा 0 है, तो AT ACOM होगा। तो हमें बस AT निकाल लेना है, AT निकाल लिया है। बट आप बोलोगे सर NX तो है, NX किसके वजह से आया है, mg cos 60, तो यहां न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा, इधर न्यूटन सेकेंड लॉ। तो आप यहां पे अब इसको कर लीजिए, थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब NX क्या लिखेंगे, NX तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे न्यूटन फर्स्ट लॉ mg cos 60, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज mg/2, mg/2। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो NX mg cos 60, यहां पे mg/2। इसी तरीके से NY क्या होगा बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg sin 60 माइनस NY इज इक्वल टू m इंटू AT, दैट इज √3mg/2 माइनस NY इज इक्वल टू m। AT आपने अभी निकाला था, AT ये रहा 6g/5√3, 6g/5√3। तो बच्चों यहां से आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। NY जो आएगा वो आएगा √3mg/2, और ये हो जाएगा -6mg/5√3, 6mg/5√3। तो अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, है ना, तो एलसीएम लेते हैं तो 10√3 आएगा, और 10√3 में फिर 5√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा अपने पास 15mg माइनस 6mg अपॉन में 10√3। तो फाइनली 9, थोड़ा चेक करिएगा, 9mg/10√3। एक बार चेक करिएगा, थोड़ा कंफर्म करिएगा। NY क्या होगा,
12 mg आएगा। कैसे, कहां गलती हुआ है? गलती कहां हुआ है ये तो बता दो। 3 mg/3√310 गलती कहां पे हुआ है? 80 तो सही है ना। nx होगा mg cos 60, तो ये तो mg/2 हो गया। ny की बात करें तो mg sin 60 माइनस ny, तो ये होगा √3 mg/2 माइनस ny इक्वल टू m इंटू 80। 80 तो यही आ रहा है ना, 6g/5√3। 6 mg की जगह पे 12 mg। अच्छा, ये 6 mg के जगह पे 12 mg क्यों भाई? 6 mg के जगह पे 12 mg क्यों होगा? एलसीएम में गड़बड़ है। अच्छा, एलसीएम में, ओके ओके। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यहां गड़बड़ है। 10√3 है ना, तो 2 होगा ना एलसीएम, तो ये 12 mg होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 12 mg होगा बिल्कुल। तो बच्चों यहां पे 3 आएगा, तो 3 से अपने पास √3g/2, तो ये तो बढ़िया आ गया आंसर। एक √3 से 3 कैंसिल होगा तो √3g/10 बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया अब, थैंक यू। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो जरा आप कंफर्म करो, √3g/10 यही आएगा क्या? एक बार कंफर्म करो, √3g/10 ny यही आएगा क्या? कंफर्म करना जरा। और nx आएगा mg/2। बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज योर नेट n? n नेट निकाल सकते हो ना बच्चों, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का अंडर रूट। तो nx कितना है? nx अपने पास कितना है? m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 4 प्लस 3, यहां m छूट रहा है, m छूट रहा है, m भी छूट रहा है, √3 mg/10, तो ये हो जाएगा 3 mg/10 का अंडर रूट m स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व कर लेना ये, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है उत्कर्ष, आपने ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर दिया। ऐसे ही सॉल्व करते रहो, एक दिन नेक्स्ट ईयर जो है आप लोग तहलका मचाने वाले हो। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेना, ठीक है, मिलते हैं। चलिए फिर, ओके।